स्टूडेंट नमस्कार, मैं सतीश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोग इस वीडियो में ह्यूटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ेंगे। और आप जानते होंगे कि ह्यूटस्टोन सेतु फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनसे कहीं भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ह्यूटस्टोन सेतु को आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पे समझाऊंगा और इस पर एक न्यूमेरिकल भी आपको हल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो व्हीटस्टोन सेतु होता है उसका न्यूमेरिकल में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु का काम क्या होता है, इसके पहले हम लोगों ने प्रतिरोधों को हल करना सीखा था। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में दो प्रकार से हम प्रतिरोधों की व्यवस्थाएं हमको मिलती थी और उनको फिर हम हल करके उनका हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते थे। लेकिन व्हीटस्टोन नाम के वैज्ञानिक थे, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और इनका नाम था प्रोफेसर व्हीटस्टोन, इनका नाम था। तो इन्होंने क्या किया कि चार प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसमें से हम किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। चार प्रतिरोध रहेंगे और उसमें से अगर कोई एक प्रतिरोध अज्ञात है तो उसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार की इन्होंने एक व्यवस्था का आविष्कार किया था और उसी व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु का नाम दिया गया। तो उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो व्हीटस्टोन नाम के वैज्ञानिक ने चार प्रतिरोध इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़कर, ऐसे चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज बनाया, या हम ऐसे कह सकते हैं कि चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये चार प्रतिरोध हैं, 1 2 3 4, और इसका नाम हम ए रखते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं, ये सी रहेगा और इसे हमने यहाँ पे डी कह दिया। इस प्रतिरोध का नाम पी रखते हैं, इसका नाम क्यू रखते हैं और इसका नाम आर रखते हैं और इसे हम प्रतिरोध एस कहेंगे। प्रतिरोध पी, प्रतिरोध क्यू, प्रतिरोध आर और प्रतिरोध एस, ये चार प्रतिरोध श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़े गए हैं कि एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। अब इस समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण AC है और दूसरा ये जो विकर्ण है इसका नाम BD रहेगा। तो व्हीटस्टोन नाम के वैज्ञानिक ने ये किया कि चतुर्भुज के एक विकर्ण में धारामापी को जोड़ दिया, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा, ये धारामापी है, और इसमें एक यहाँ पे ऐसे कुंजी लगा ली। और चतुर्भुज का जो दूसरा विकर्ण AC है, इस विकर्ण AC का संबंध व्हीटस्टोन ने एक सेल से कर दिया। यहाँ पे एक सेल लगाया और ये मान लेते हैं कि माना इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो E है, ये माइनस इलेक्ट्रोड और ये प्लस इलेक्ट्रोड, और इसी के साथ यहाँ पे एक कुंजी भी लगाई गई और इस कुंजी को हम यहाँ पे K1 नाम देंगे। ये पहली कुंजी है और ये जो ऊपर एक कुंजी लगी है इसको उन्होंने K2 नाम दिया, यानी ये दूसरी कुंजी रहेगी। तो उन्होंने चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज बनाया। चतुर्भुज के एक विकर्ण में धारामापी, आप देख सकते हैं जो विकर्ण BD है इसमें धारामापी लगाई गई है, और जो दूसरा विकर्ण था उसमें एक सेल को जोड़ दिया गया। यहाँ पे ये एक सेल जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद चारों प्रतिरोधों को हम इस प्रकार से समायोजित करेंगे कि इस सेल के द्वारा जब सेतु में धारा प्रवाहित की जाए, इस सेल के द्वारा जब सेतु में धारा प्रवाहित की जाए तो इस धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। इस प्रकार से चारों प्रतिरोधों को हमें यहाँ पे समायोजित करना है। और अगर ऐसा होता है कि सेल के द्वारा सेतु में धारा प्रवाहित करने पर अगर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है तो हम ये कहेंगे कि जो सेतु है फिर वो संतुलित है। ये काम हमको यहाँ पे करना है। ये पॉइंट हमें याद भी रखना है कि यदि
सेतु ये जो धारा मापी है, यदि इसमें कोई विक्षेप ना हुआ तब ये जो सेतु है वो संतुलित कहा जाएगा। धारा मापी के विक्षेप ना होने की दशा में ये सेतु संतुलित कहा जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है कि धारा मापी से अगर इसमें हम धारा प्रवाहित करें और सेल से अगर इसमें हम धारा प्रवाहित करें और इस धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, तब हम ये कहेंगे कि ये जो सेतु है ये संतुलित है। और यदि ये सेतु संतुलित है तो संतुलन की दशा में किन्हीं दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात, जैसे प्रतिरोध P और प्रतिरोध Q ये संलग्न है, तो इन दोनों का जो अनुपात रहेगा शेष दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर रहेगा। यानी कि R और अपान में S के क्या हो जाएगा, ये बराबर रहेगा। तो यही व्हीटस्टोन सेतु का नियम है और हमें याद रखना होगा कि P अपान Q इक्वल टू R अपान S, इस फार्मूले को हमें यहाँ पे तैयार रखना होगा। साथ में हम चाहें तो इस फार्मूले को हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि ये फार्मूला कैसे प्राप्त हुआ, और इसके लिए हमें किरचॉफ के नियम को यूज़ करना पड़ेगा। आप सबसे पहले ऐसा करिए कि जो इसके पहले हमने जो वीडियो बनाए हैं किरचॉफ के नियम पर, तो आप किरचॉफ के नियम का जो पार्ट 1 है उसे आप देख लीजिए और तब आप इस व्हीटस्टोन सेतु को समझें तो आपको ये ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यदि आपको किरचॉफ के नियम अच्छी तरीके से आते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि P अपान में Q इक्वल टू R अपान S किस तरीके से आएगा। तो इसमें किरचॉफ के नियम का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि इस सेल से यहाँ से धारा निकलती है और ये धारा जैसे ही बिंदु A पर जाएगी तो बिंदु A के बाद यहाँ पे यह धारा दो भागों में बटेगी। एक धारा इधर से इधर की तरफ चली जाएगी और दूसरी धारा इधर से इधर की तरफ चली जाएगी और इस परिपथ में कोई धारा नहीं आएगी। उसका रीज़न यह है कि चूँकि जब धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा तो इसका सीधा मतलब है कि इसमें कोई धारा नहीं आ रही है, क्योंकि अगर इसमें धारा आएगी तो धारा मापी में विक्षेप होगा। तो इन चारों प्रतिरोधों को हम इस प्रकार से समायोजित कर लेंगे कि इसमें कोई विक्षेप ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई धारा ना आए, इसमें कोई धारा ही नहीं रहेगी। तो जो धारा बिंदु A पर पहुंचेगी वो प्रतिरोध P से होते हुए Q इधर जाएगी, इसमें कोई धारा नहीं आएगी। और इस परिपथ में जो धारा जाएगी बिंदु D पर, ऐसा नहीं होगा कि वो धारा इधर चली जाएगी, उसमें कोई धारा नहीं जानी है और वो धारा S से होते हुए फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। तो मान लेते हैं कि बिंदु इस सेल से जो धारा निकलेगी और जब वो बिंदु A पर पहुँचेगी तो बिंदु A पर पहुंचने के बाद वो दो भागों में टूटेगी। इधर धारा I1 आती है और इधर धारा I2 आती है, हम ऐसा मान लेते हैं। और इसके बाद यही धारा I1 जब बिंदु B पर पहुंचेगी तो वो इधर नहीं आनी है, तो पूरी की पूरी जो I1 धारा है वो Q प्रतिरोध में चली जाएगी। और इसी तरीके से जो I2 धारा बिंदु D पर आएगी तो चूँकि उस धारा को इधर नहीं जाना है, वो सीधे प्रतिरोध S से होते हुए बिंदु C पर पहुंचेगी। तो इस प्रतिरोध S पर जो धारा बहेगी वो I2 बहेगी। तो सबसे पहले हम किरचॉफ का नियम जब लगाएंगे तो हम ये बंद पास ABDA लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं बंद पास ABDA में किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ का नियम ये कहता है कि हम अपने चलने की दिशा इसमें और बना लें, क्योंकि अगर हम अपने चलने की दिशा नहीं बनाएंगे तो किरचॉफ के नियम को नहीं लगा पाएंगे। तो हम इस तरीके से चलते हैं, ये हमारे चलने की दिशा है। और आप देखिए जो चलने की दिशा है हमने कैसे बनाई है, इसको हम ऐसे बना रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज। हम क्लॉकवाइज यहाँ पे चलेंगे। तो हम ये देख लेते हैं ध्यान से कि जो बंद पास ABDA है इसमें कितने प्रतिरोध है और इसमें कितने सेल हैं। तो हमने देखा कि जो बंद पास ABDA इसमें सिर्फ दो प्रतिरोध हैं, एक P है और दूसरा R है। साथ में ये भी हम देख लें कि प्रतिरोध P में धारा कौन सी जाती है, क्योंकि धारा ही प्रतिरोध का दोगुना करना होता है। तो प्रतिरोध P में धारा I1 आती है और प्रतिरोध R में धारा I2 आती है। तो सबसे पहले हम प्रतिरोध P में जो धारा I1 है उसको चेक करते हैं।
तो हमने ये देखा चूँकि धारा I1 की दिशा और हमारे चलने की जो दिशा है वो कैसी है, ये दोनों दिशाएं समान हैं। तो समान दिशा होने पर इस धारा और इस प्रतिरोध का जो गुणा होगा वो धनात्मक ले लिया जाएगा। तो हमने I1 और P ले लिया। इसके बाद इसमें कोई प्रतिरोध नहीं, इसको आप छोड़िए। अब यहाँ पर आते हैं, चूँकि हमने देखा कि धारा I2 की दिशा और ये जो हमारे चलने की दिशा, जो हमने अपने चलने की दिशा बनाई है, ये दोनों परस्पर कैसी हैं, विपरीत हैं। तो विपरीत होने की वजह से इस धारा इस प्रतिरोध का जो गुणा होगा वो निगेटिव हो जाएगा और माइनस में I2 और R आ जाएगा। तो बाएं पक्ष में हमने धारा प्रतिरोध का गुणा कर लिया और अब जो दाहिना पक्ष है इसमें हम सेलों का बीजगणितीय योग करेंगे। तो इस बंद पास में चूंकि कोई भी सेल नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पे सेल का कुछ भी विद्युत वाहक बल नहीं होगा, उसको हमने जीरो मान लिया। अब इस I2R को बराबर के उधर भेजते हैं तो बन जाएगा I1P और इक्वल टू में I2R बन गया और इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसके बाद जो दूसरा बंद पास है उधर आते हैं, उसमें भी किरचॉफ का हम दूसरा नियम लगा देंगे। इस बंद पास पर इसका नाम रहेगा BCDB। तो लिखेंगे बंद पास BCDB में किरचॉफ के दूसरे नियम से हमें करना ये कि हम सबसे पहले अपने चलने की दिशा को बना लें। तो ये हमारे चलने की दिशा है, इस तरीके से हम यहाँ पे चलेंगे। ये हमारे चलने की दिशा है। हम यहाँ भी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, क्लॉकवाइज दिशा में ऐसे घूमते हुए चलेंगे। चलिए हम अपने चलने की दिशा और धारा की दिशा की तुलना करते हैं। चूँकि हमने देखा कि जो प्रतिरोध Q में धारा I1 जाती है, इसकी दिशा और हमारे चलने की दिशा कैसी है, समान है। तो I1 और Q का जो गुणा होगा वो कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो I1 और Q का गुणा हमने धनात्मक कर लिया। इसके बाद हमने देखा कि जो प्रतिरोध यस है इसमें I2 धारा जाती है। तो इस धारा की दिशा, धारा I2 की दिशा और हमारे चलने की जो दिशा है कैसी है, विपरीत है। इसलिए इस I2 और S का जो गुणा होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा और I2S का गुणा हमने ऋणात्मक कर लिया, बराबर का निशान। इधर धारा प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग कर लिया। और अब आते हैं इस RHS में हम विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग करेंगे। तो चूंकि इस सेल में, इस बंद पास में कोई भी सेल नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पे जो सेल के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग वो है वो शून्य रहेगा, क्योंकि कोई सेल नहीं है, इसलिए विद्युत वाहक बल 0 हमने कर लिया। और अब इस पद को हम बराबर के उधर भेजेंगे तो ये इधर माइनस का उधर धन का हो जाएगा। तो I1Q और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, I2S। ये हमें समीकरण नंबर यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 का हम भाग कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर 1/2 कर देते हैं। तो LHS में LHS का आप भाग करिए, यानी I1P और इधर क्या रहेगा, I1Q। RHS में RHS का भाग कर लीजिए, यानी I2R और इधर रहेगा I2S रहेगा। तो I1 से I1 कटेगा, I2 से I2 कटेगा और इस तरीके से P/Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, R/S आ जाएगा। तो जो फार्मूला हमने आपको ऊपर बताया था कि जब भी सेतु संतुलित रहेगा तो किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर रहता है, यानी P/Q इक्वल टू R/S। और उसको देखिए इस तरीके से हल करके दिखाया गया है कि P/Q इक्वल टू R/S। तो अब यहाँ पे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको हम धीरे धीरे आपको बता देते हैं। कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये किया जाता है कि जो ये व्हीटस्टोन सेतु है, इसमें अगर हमको प्रतिरोध P और Q और R, ये 3 चीज़ें P, Q, R के अगर हमको मान ज्ञात हैं तो हम ये जो अज्ञात प्रतिरोध यस है इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिरोध P और Q की ये जो भुजाएं होती हैं इनको अनुपाती भुजाओं के नाम से जाना जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा
कि प्रतिरोध P की जो भुजा AB है और प्रतिरोध Q की जो भुजा है, प्रतिरोध P की जो भुजा AB है और प्रतिरोध Q की जो भुजा BC है। आप इसको फिगर में देख सकते हैं। प्रतिरोध P की भुजा AB और ये जो प्रतिरोध Q है इसकी भुजा क्या है, BC। इन भुजाओं को अनुपाती भुजाएं कहेंगे हम। ये अनुपाती भुजाएं कहलाती हैं, इनको अनुपाती भुजाएं कहा जाता है। और ये जो प्रतिरोध R की भुजा AD है, प्रतिरोध R की जो भुजा AD है, इसे हम ज्ञात भुजा के नाम से जानते हैं। ये ज्ञात भुजा कहलाती है। और इसी तरीके से जो प्रतिरोध S है, इसको हम अज्ञात प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। आप इसे यहाँ पे याद रखना, S को अज्ञात प्रतिरोध कहा जाता है। तो ये अज्ञात प्रतिरोध रहेगा। ये चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेंगी। साथ में आपको यहाँ पे ये भी याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन ये कर लिया जाता है कि यदि सेतु संतुलित है और संतुलन की दशा में यदि हम, जैसे अभी हमने देखा सेतु संतुलित है और ये जो सेल है ये विकर्ण AC में लगा हुआ है। इस सेल का जो धन सिरा है वो A से जुड़ा है और जो ऋण का सिरा है वो किससे जुड़ा है, C से जुड़ा है। यदि सेतु संतुलित हो और ऐसी दशा में ये कहा जाता है कि यदि धारामापी और सेल की स्थितियों को बदल दिया जाए तो इसकी संतुलन स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ऐसी दशा में याद रखना कि यदि सेल तथा ये जो धारामापी है, सेल तथा धारामापी की स्थितियां अगर परस्पर हम बदल दें, सेल तथा धारामापी की स्थितियां परस्पर बदलने पर यदि ये सेतु संतुलित है, तब की हम बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है। सेतु के संतुलन की दशा में, सेतु के संतुलन की दशा में आप इस बात को याद रखेंगे, सेल तथा धारामापी की स्थितियां परस्पर बदलने पर सेतु की संतुलन स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये 1 नंबर में बहुत पूछा जाता है कि यदि सेतु संतुलित है और सेल तथा धारामापी की स्थितियां अगर परस्पर बदल दी जाए, इसका मतलब यह है कि जहाँ पे सेल लगा है वहाँ पे धारामापी लगा दिया जाए और जहाँ पर धारामापी लगा है, विकर्ण BD में धारामापी लगा है, यदि वहाँ पे हम सेल को लगा दें तो क्या सेतु संतुलन स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो आप याद रखना कि सेतु की संतुलन स्थिति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा किया जाता है कि ये जो ह्वीटस्टोन सेतु ये सुग्राही कब होता है, ये किस दशा में सबसे ज़्यादा सुग्राही होता है, कैसी दशा में सबसे छोटी से छोटी वैल्यू निकाल के दिखा देगा। सुग्राही का मतलब ये होता है। तो सुग्राही ये तभी होगा जब चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के हों। ये बात आप याद रखना, चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के होने चाहिए, एक ही कोटि के हों, एक ही कोटि के हों। तो ऐसी दशा में ये जो सेतु होगा ये सबसे ज़्यादा सुग्राही होगा। कभी कभी क्वेश्चन ये कर लिया जाता है कि ये जो सेतु है इसमें 2 कुंजियाँ, एक K1 है दूसरी K2 है, तो हमें किस कुंजी को पहले दबाना चाहिए, पहले में K1 को दबाना चाहिए या K2 को दबाना चाहिए। तो आप यहाँ पे याद रखना कि सबसे पहले हमें कुंजी K1 को दबाना चाहिए और उसके बाद ही K2 को दबाना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ की है कि सबसे पहले हमें कौन सी कुंजी दबानी है, K1 को पहले दबाना है और K2 को बाद में दबाना है। ये आप याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि कुंजी K1 को हम पहले दबाएंगे
और कुंजी K2 को बाद में दबाएंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि यदि हमने कुंजी K1 को पहले दबाया तो धारा यहाँ से निकलेगी और जैसे बिंदु B और D पर वो पहुँचेगी तो यहाँ पे परस्पर विरोधी प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और वो धारा के प्रभाव को समाप्त कर देती हैं। इससे धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं आता है। लेकिन यदि हम कुंजी K2 को पहले से दबाए रखेंगे और उसके बाद K1 को दबाएंगे तो जब यहाँ से धारा बिंदु B और D पर पहुँचेगी तो वो जो प्रेरित धाराएं होंगी वो इस कुंजी को, इस धारा मापी की जो ये सुई है, जो धारा मापी है, इसको विक्षेपित कर देंगी वो, और सेतु संतुलित रहेगा। उसके बाद जब ये धारा मापी विक्षेपित हो जाएगी तो हमें ये भ्रम हो जाएगा कि जैसे सेतु संतुलित नहीं है, इस प्रकार का हमको यहाँ पे भ्रम हो जाएगा। तो ऐसे में ये हमारे लिए भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप कुंजी K1 को दबाएं और उसके बाद ही कुंजी K2 को यहाँ पे दबाएं, तभी आपको ये अच्छे रिज़ल्ट देगा। और इसके बाद इस पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगभग यहीं से समाप्त हो जाते हैं। इतने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। और एक हम न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए कि बिंदुओं A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा और धारा I1 I2 का मान क्या होगा, ये हमको निकाल के दिखाना है। और आप देखिए जो फिगर बना है बिल्कुल सेतु जैसा बना हुआ है और इसमें एक बीच में भी प्रतिरोध तार है जिसका प्रतिरोध यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो उस प्रतिरोध को हम यहाँ पे लिख देते हैं, वो यहाँ पे 10 ओम का रहेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये इसमें 4 प्रतिरोध हैं और ये समांतर चतुर्भुज की तरह है। इसके विकर्ण में एक प्रतिरोध 10 ओम लगा है और जो इसका दूसरा विकर्ण है उसमें एक सेल लगा हुआ है जो कि 6 वोल्ट का है। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि जब A और C के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, ये A है और ये C है, हमें इन दोनों के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहले हम चेक कर लें, अगर हमें व्हीटस्टोन सेतु का सवाल मिलेगा और A और C के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा तो हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि ये सेतु संतुलित है अथवा नहीं। यदि सेतु संतुलित है तब ये सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा, और अगर सेतु संतुलित नहीं होगा सवाल तब भी लगेगा लेकिन वो बहुत ही कठिनाई से लगेगा और काफ़ी बड़ा सवाल हो जाएगा। तो पहला काम हमारा यही होना चाहिए, सेतु के सवाल हम लगाएं तो पहले आप चेक करिए सेतु संतुलित है कि नहीं। तो सबसे पहले भुजा AB में जो प्रतिरोध लगा है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम P कहेंगे। तो हम यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं, ये प्रतिरोध P कहलाएगा। तो P इक्वल टू इसमें रहेगा 15 ओम। इसके बाद प्रतिरोध भुजा BC में जो प्रतिरोध लगा उसको हम Q कहेंगे, PQRS, इस तरीके से आप नाम लिखेंगे, इधर P इधर Q इधर R इधर S। सभी सवालों में यही काम आपको करना है। तो R बराबर इसमें कितना रहेगा, 3 ओम रहेगा, नहीं Q रहेगा, इसको Q कहेंगे। और इधर वाला जो ये रहेगा R माना जाएगा, तो R बराबर ये रहेगा 30 ओम। और इसको हम मानते हैं ये जो 6 ओम का है ये S रहेगा, S बराबर कितना रहेगा, 6 ओम रहेगा। तो जो सेतु का सिद्धांत है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, P/Q इक्वल टू R/S। तो जो P की वैल्यू है वो कितनी है, 15 है, यहाँ पे 15 रखेंगे। Q की जो वैल्यू है वो 3 है तो Q की जगह 3 रखते हैं। R की जगह R की वैल्यू रखेंगे वो 30 है, यहाँ पे 30 रखते हैं। और S की जगह S की वैल्यू रखेंगे वो 6 है। तो जब इसको काटेंगे तो 3 5 बार चला जाएगा और ये भी 5 बार चला जाएगा, तो 5 बराबर कितना आ गया, 5। तो हमने देखा कि P/Q का मान 5 निकला और R/S का मान भी कितना निकला, 5। तो यानी P/Q का मान R/S का मान दोनों कैसे हैं, बिल्कुल बराबर बराबर यहाँ पे निकल के आते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो सेतु है वो संतुलित है, इसलिए सेतु संतुलित है। और आपको ये बात याद रखनी होगी कि जब सेतु संतुलित होता है तो विकर्ण में कोई भी धारा नहीं बहती है। जैसा कि हमने यहाँ पे जब पहला फिगर आपको ये बताया था कि जब सेतु संतुलित रहेगा धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। तो धारामापी में कोई विक्षेप ना होने का सीधा मतलब है कि यानी कि यहाँ पे कोई धारा नहीं आ रही है। और यहाँ पे धारा क्यों नहीं आएगी, क्योंकि बिंदु B और बिंदु D के जो विभव हैं वो बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, क्योंकि ये रूल्स होता है।
अगर किसी परिपथ के सिरे बराबर बराबर विभव पर हैं तो वहाँ पे धारा नहीं बहेगी, क्योंकि धारा बहने के लिए परिपथ के सिरों के बीच में विभव का अंतर होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए। यहाँ पर बराबर बराबर विभव हो जाते हैं, तो बराबर बराबर विभव होने की वजह से ही यहाँ पे धारा नहीं बहती है। और चूंकि बिंदु बी और डी के विभव बराबर हो जाते हैं, तो बराबर विभव होने की वजह से ही ये सेतु की तरह काम करने लगता है, और इसीलिए इसको व्हीटस्टोन सेतु का नाम भी दिया जाता है। तो यही रीज़न होता है यहाँ पे। तो हमने ये देखा कि चूंकि सेतु संतुलित है, इसलिए बिंदु बी और बिंदु डी के बीच में जो प्रतिरोध 10 ओम का लगा है, इसमें कोई धारा नहीं बहेगी। तो जिस प्रतिरोध में धारा नहीं बहती है वो प्रतिरोध अमान्य कर दिया जाता है। तो ये प्रतिरोध यहाँ पे अमान्य कर दिया जाएगा। चूंकि सेतु संतुलित है, इसलिए 10 ओम को अमान्य करने पर हमने 10 ओम को अमान्य कर दिया। तो आप ये समझिए कि ये जो 10 ओम है वो इन परिपथों से जुड़ा ही नहीं है, यानी वो अब ऐसी कंडीशन बन जाएगी। हम आपको नए तरीके से बना के दिखाते हैं। ये इस तरीके से बन जाएगा, ये 15 ओम है और ये जो है वो 3 ओम है। ये यहाँ पे 30 ओम है और ये जो है वो 6 ओम है, यानी 10 ओम अमान्य हो गया। 10 ओम का यहाँ पे अब कोई काम नहीं है, ये लगभग बेकार हो चुका है। ए, ये सी, ये बी और ये डी। तो आप समझिए कि इस तरीके का अब ये फिगर बन गया है। अब हमसे कह रहा कि ए और सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो आप समझ सकते हैं कि 15 और 3 ये बिल्कुल कैसे हैं, ये श्रेणी क्रम में हैं और ये भी कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूँकि 10 ओम अमान्य हो गया इसलिए 15 और 3 श्रेणी क्रम में है और इनको हम श्रेणी क्रम में हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे चूँकि 15 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसको हम RA बराबर कह लेते हैं और R1 प्लस में R2 सूत्र लगा देंगे। R1 का काम कौन करेगा, ये 15 ओम, तो 15 लिखा। R2 का काम कौन करेगा, ये 3 ओम, यहाँ पे 3 लिखा और ये हमें 18 ओम प्राप्त हो गया। इसी तरीके से जो नीचे वाला 30 ओम और ये 6 ओम है, ये भी दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ भी लिखेंगे चूँकि 30 ओम तथा 6 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इसके हम तुल्य प्रतिरोध को मान लेते हैं। इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो RB है। तो RB इक्वल टू यहाँ भी R1 प्लस में R2 सूत्र लगाएंगे, क्योंकि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो यही फार्मूला वहाँ पे लगता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 30 प्लस में 6 बराबर कितना आ जाएगा, 36 ओम हो जाएगा। अब ऊपर वाला जो परिपथ है इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो आपके सामने है, कितना है, 18 ओम, यानी इस तरीके से बन गया। ये वाला जो परिपथ है 15 और 3 18, यहाँ पे हमने 18 ओम लिख लिया। और ये जो परिपथ है ये 30 और 6 मिलकर बन गया 36, वो इस तरीके से बन गया कितना, 36 ओम का। अब आप इन दोनों परिपथों को देखिए, ये ए है और ये सी है। ये दोनों परिपथ कैसे हैं, चूँकि इनके पहले सिरे एक ही बिंदु से दूसरे सिरे एक ही बिंदु से जुड़े, इसलिए ये दोनों ही समांतर हो गए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि 36 ओम तथा, या पहले 18 लिख लें, चूँकि 18 ओम तथा 36 ओम समांतर क्रम में हैं, इसलिए इनका भी हम यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। और समांतर क्रम में है तो चूँकि बिंदु ए और सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था,
इसलिए इनके तुल्य प्रतिरोध को हम आर ए सी कह लेते हैं। सूत्र क्या बनता है, 1/R1 प्लस में 1/R2, ये समांतर क्रम का सूत्र होता है। तो 1/में आर ए सी इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू कितनी है, पहला जो प्रतिरोध वो 18 ओम निकला था, 18 रखेंगे, और 1/36 दूसरा 36 था। तो 1/में में आर ए सी इक्वल टू दोनों का एलसीएम लेते हैं, 18 का 36 में भाग करेंगे 2 आ जाएगा, और 36 का 36 में भाग करेंगे 1 आ जाएगा, यानी 3/36 बनेगा। काटेंगे तो 3 × 3 3 दूनी 6, यानी आर ए सी बराबर कितना आ गया, 12 ओम। इस प्रकार से हमने बिंदु ए और सी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है उसको 12 ओम यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। अब आगे इसमें ये कह रहा था कि धाराओं I1 और I2 के मान ज्ञात करो। ये बहुत ही सरल है। धारा I1 I2 के जब हम मान ज्ञात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो बिंदु A है वो सेल के धन सिरे से जुड़ा है, और बिंदु C जो है वो सेल के ऋण सिरे से जुड़ा है। इसमें जो ऊपर वाला प्रतिरोध है 15 और 3 18, और ये 30 और जो 6 है ये 36। चूँकि 10 ओम काम ही नहीं कर रहा है, या आप यहाँ पे समझ लीजिए, इस जगह पे आप आइए, यहाँ पे 15 3 18 और 30 6 36, ये कहाँ से जुड़े हैं, ये 6 वोल्ट की बैटरी से ऐसे जोड़ दिए गए हैं। ये 6 वोल्ट की बैटरी है। तो हमने देखा चूँकि ये 6 वोल्ट की जो बैटरी है वो दोनों तारों के पहले सिरे से और दोनों तारों के दूसरे सिरे से जुड़ी है, इसलिए 6 वोल्ट की जो बैटरी है वो ए और सी पर 6 वोल्ट का ही विभवांतर उत्पन्न कर देगी। और समांतर क्रम में जब परिपथ जुड़े होते हैं तो उनके जो विभवांतर होते हैं वो समान होते हैं, इसलिए ऊपर का जो परिपथ है इसको भी 6 वोल्ट का विभवांतर मिलेगा, और जो नीचे का परिपथ है इसको भी 6 वोल्ट का ही विभवांतर मिलेगा, क्योंकि ये ए और जो सी सिरा हैं वे 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका विभवांतर भी 6 ही वोल्ट हो जाएगा दोनों ही परिपथों का। तो जब दोनों परिपथों का विभवांतर हमको मालूम चल चुका है, तो इसलिए जो ऊपर वाला परिपथ है जिसमें धारा I1 बह रही है उसका हम फार्मूला यहाँ पे लगा दें, धारा I1 इक्वल टू V/, में इसे कोई इस प्रतिरोध को हमने, ये वाला जो प्रतिरोध था इसको हमने किस अक्षर से लिखा था, 15 3 18 आया था, और इसको हमने कहा था RA। इसको हमने प्रतिरोध RA कहा था 15 3 जब 18 आया था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R और ABC कर देते हैं, क्योंकि ये जो प्रतिरोध 18 ओम हमने लिया है ये ABC इस परिपथ का है, इसलिए ABC हमने कर दिया। तो V का मान 6 वोल्ट रहेगा, और RABC कितना रहेगा, 18। काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 1/3, यानी 1/3 एम्पियर धारा आ गई। इसी तरीके से धारा जब I2 का मान निकालेंगे तो यहाँ भी V/R, और इस बार हमें ये वाला परिपथ लेना है, इसका नाम ADC रख लेते हैं। RADC रहेगा, I इक्वल टू V/RADC। V का मान वही 6 वोल्ट रहेगा, और इसका कितना आया था, 36 ओम आया था। काटेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से 1/6 एम्पियर, ये हमें इसका आंसर प्राप्त हो गया है। तो आप इस व्हीटस्टोन सेत को समझिए, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसके आगे के जो न्यूमेरिकल होंगे वो हम आगे के वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। थैंक यू।